हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग करेंगे मैथ के पोर्शन को कंप्लीट जो जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जो 20 प्रश्न उसको टारगेट करके हम अपने सिर्फ मैथ के सिलेबस मॉक टेस्ट को हम लोग लगाएंगे, जिसका आज पहला मॉक टेस्ट है। इसके बाद लगातार मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे जेएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए, और आपको हर एक मॉक टेस्ट में 20-20 प्रश्न मिलेंगे, जिनको आपको देखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने। क्या बोलता है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे 35 उसको करना था 21 से विभाज्य, लेकिन वो किया कितने से? 12 से, और उसका उत्तर कितना आ गया? 35। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये बोला है, मतलब उसको डिवाइड करना था 21 से। कोई नंबर है, कोई नंबर n है, उसको डिवाइड करना था 21 से, लेकिन वो डिवाइड किया है 12 से। तो 12 से डिवाइड किया तो जाहिर सब बात उसका उत्तर कुछ अलग आया होगा। तो 12 से डिवाइड करने पर उसका आ रहा है उत्तर 35। तो पूछ रहा है सही उत्तर, मतलब वो संख्या को 21 से डिवाइड करने पर क्या उत्तर आया होगा, ये चीज़ हमको पूछा है। तो देखिए, कोई संख्या है n, कोई संख्या है नंबर, ठीक है ना। इस नंबर को 21 से डिवाइड करना था, लेकिन वो 12 से डिवाइड किया है और अपना उत्तर पाया है 35। क्या उत्तर पाया है? 35। तो पूछा है कि उसका सही उत्तर क्या है, तो नंबर यहां से हम निकाल सकते हैं। नंबर क्या आ जाएगा? नंबर संख्या जो है वो आ जाएगा 35 गुने 12। ये डिवाइड में है, उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब संख्या हमको पता चल गया कि संख्या है 35 गुने 12। अब पूछा सही उत्तर, तो सही उत्तर उसका कब आ रहा था? जब वह 21 से डिवाइड करना था उसको। इस नंबर को 21 से डिवाइड करने के लिए दिया गया था, तभी सही उत्तर आता। तो नंबर को हम 21 से डिवाइड कर देंगे और अपना सही उत्तर प्राप्त कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 7 या 21, 7 पचे 35, 3 चौके 12, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 20 उसका सही उत्तर आने वाला था, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वो गलत उत्तर शुरू में ले आया था 35, तो उसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है, उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल, मतलब उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल, मतलब दो संख्या x और y मान लिए, उन दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ 13, और क्या दिया हुआ है? उनके वर्गों का योगफल, मतलब x² प्लस y² बराबर क्या दिया हुआ है? 97। मतलब पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग का योग 97 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है? उनका गुणनफल, मतलब x इंटू वाई, x इंटू वाई, ये पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना सीखेंगे कि एज्यूम करके वैल्यू को, जो क्या मान हो सकता है x और y का, वो दोनों सेटिस्फाई, इन दोनों में सेटिस्फाई करा के हम x और y का मान निकालेंगे। क्योंकि देखिए, x प्लस वाई 13 है, मतलब x भी छोटा नंबर रहा होगा और y भी छोटा नंबर रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, x को 8 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखिए, 8 प्लस 5 13 होता है, यहाँ रखिए वैल्यू। 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25। क्या 64 और 25, 64 और 25 को जोड़ने पर 97 आ रहा है? 5 4 9 और 6 2 8 नहीं आया, मतलब ये वैल्यू जो लिए 8 और 5 वो सेटिस्फाई नहीं किया। अब नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। इसी तरह 1 2 चेक करेंगे, आपको 1 2 चेक करने पर ही तुरंत ही मिल जाएगा। जैसे अगला लेते हैं 9 लेंगे, तो
तो इसको 4 लेना पड़ेगा, 9 4 13। तो इसको क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर, x 9 है, 9 का स्क्वायर 81 और y 4 है, 4 का स्क्वायर 16। तो 81 और 16 97 होता है। मतलब ये हमारा सही मिल गया। मतलब x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 4 रखने पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 और y का वैल्यू 4, 9 चौके 36। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग वैल्यू को खुद से सोच करके कि x और y का वैल्यू क्या होगा वो सोच करके बनाइए। अब अगर कोई नहीं सोचने पा रहा है तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 13 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 97, यही दिया हुआ है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, है ना। आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो देखिए, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आए, इधर से इधर ले आए तो क्या आ जाएगा 2xy, उधर से केवल 2xy बच जाएगा, बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये उधर इधर आएगा उठ के तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई है इसके साथ, इसको नीचे ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, बटे 2। तो कभी भी x प्लस वाई दिया रहे, क्या दिया रहे, x प्लस वाई दिया रहे और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया रहे और पूछ दिया रहे एक्स वाई, जो कि ये क्वेश्चन में रहा। ये क्वेश्चन में वही चीज़ है कि x प्लस वाई दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और पूछा है एक्स वाई। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 69, 169 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 97 बटे 2। तो कितना आ जाएगा 72, और 72 का आधा 36, 72 का आधा क्या आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आप डायरेक्ट वैल्यू एज्यूम करके भी कर सकते हैं कि 9 और 4 सेटिस्फाई कर रहा है, या तो फिर आप ये फॉर्मूला है तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ऐसे दोनों ही अच्छे तरीके हैं, दोनों ही आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। 3 क्या कहता है कि √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, मतलब ये चलते जा रहा है अनंत तक। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन है आपके सामने 4, 5, 6, √30 और 5.8, और इन्हीं चारों ऑप्शंस में आपको बताने। तो ये बहुत मज़ेदार सवाल है। ये क्या है, मज़ेदार सवाल। जब भी ऐसा कोई पैटर्न बने, जैसे √a प्लस √a, मान लीजिए x बराबर √a प्लस ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √4a प्लस 1 बटे 2, ये आ जाएगा जब प्लस 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 में चलता रहे। लेकिन आप कहोगे कि अगर प्लस को हटा के माइनस 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 ये चलता रहे, तब क्या करेंगे कि अगर जैसे सेकेंड कंडीशन, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कभी कि a माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट तक यही चलता रहे। अब प्लस था, अब क्या आ गया माइनस, बस इतना ही सा चेंज हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, √4a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2, √4a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। तो अभी हमको क्या पूछा है, प्लस 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 वाला पूछा है, प्लस 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 वाला पूछा है। तो कौन वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्लस 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 पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √4a
ए की जगह क्या है 30 है, ए की जगह 30 है, तो 4a 4 इंटू 30 प्लस 1 तो 40 दिए 120 और 121 अंडर रूट 121 प्लस 1/2 121 का अंडर रूट होगा 11 प्लस 1 12 11 प्लस 1 12/2 इक्वल्स टू 6 और 6 ही हमारा उत्तर हो जाएगा सही इस क्वेश्चन के लिए 6। लेकिन अगर बीच में माइनस 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 रहता तो क्या आ जाता ये वाला आ जाता, मतलब यहाँ प्लस की जगह पे क्या आया था माइनस, तब क्या आ जाता आंसर -1/2 मतलब कि 5। ठीक है, -1/2 मतलब कि माइनस रहता तो 5 और प्लस रहता तो 6। ठीक है, अब देखिए इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको दो ऐसे अगर ब्रेक हो रहा होगा 30, ये जो है वो 30 दो ऐसे लगातार नंबर में ब्रेक करना है। जैसे लगातार नंबर हो गया 3 4 या तो 3 4 5 6, इस तरह लगातार नंबर हो गया 5 6, है ना, ये सब लगातार नंबर में ब्रेक करना है, एक के बाद दूसरा नंबर आना चाहिए, ऐसे दो नंबरों में इसको ब्रेक करना है। तो 30 को लिख सकते हैं 6 गुने 5 लगातार नंबर है ना, एक ही का गैप है 6 गुने 5। तो देखिए ये जो बड़ा वैल्यू होता है ना, ये जो 6 आया और एक 5, एक बड़ा है एक छोटा है, जो बड़ा है वो हमेशा प्लस वाले का वैल्यू होता है, जो बड़ा है वो हमेशा प्लस, मतलब प्लस प्लस रहा तो बड़ा का वैल्यू 6 आ जाएगा आंसर, बड़ा वाला वैल्यू प्लस वाले के लिए, और छोटा वाला वैल्यू अगर बीच में माइनस रहे तो उसका मतलब इसका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो 5। और वही चीज़ आया कि बीच में अगर माइनस है तो मेरा 5 आया, और बीच में अगर प्लस लिए थे तो 6 आया। तो बस आपको दो नंबर में ब्रेक करना है, दो लगातार नंबरों में ब्रेक करना है, और बड़ा वाला वैल्यू प्लस के लिए और छोटा वाला वैल्यू माइनस के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 18 से विभाजित करने पर 6 10 16 शेष बचता हो। मतलब 8 से डिवाइड कर रहे हैं बटे 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 6। कोई संख्या है n, उसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। जब 12 से डिवाइड करते हैं n को तो क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर 12 से डिवाइड करने पर 10 बचना चाहिए। और उसी संख्या को जब 18 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचना चाहिए, 16 बचना चाहिए रिमाइंडर। ऐसा छोटा से छोटा संख्या बताना है, ऐसा n का वैल्यू छोटा से छोटा संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 से डिवाइड करने पर 6 शेषफल, 12 से डिवाइड करने पर 10 शेषफल और 18 से डिवाइड करने पर 16 शेषफल। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन से जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से जाने पर हमारा सवाल जल्दी सॉल्व हो। अगर हम n का वैल्यू ये लेते हैं तो n को 8 से डिवाइड करने पर 6 शेषफल आना चाहिए। क्या इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 8 9 72, यहाँ से रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। तो ये नहीं हो गया, ये नहीं होगा। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 6 आना चाहिए, 8 एकम 8 6 बच गया, 8 8 64, यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये भी नहीं हुआ। अब इसको 8 से डिवाइड कीजिए, 8 एकम 8 बच गया 6 8 8 64, यहाँ से भी रिमाइंडर 2 आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया ये, इसको डिवाइड करते हैं 8 से, 8 8 64 बच गया रिमाइंडर 6। हाँ, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 8 से डिवाइड करने पर 6 शेषफल दे रहा है, मतलब सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन है। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन रख के चेक करेंगे। तो ये सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन से ही ये सारे सवाल हो जाएंगे। अगर 8 पर सभी ऑप्शन आया, 2 ऑप्शन मैच करता तो 12 चेक करते कि 12 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जैसे देखिए इसको 12 से डिवाइड कीजिए, 10 आ रहा, 12 25 60,
12 से डिवाइड करने पर 10 आना है, 12 × 5 = 60, 10 रिमाइंडर आ रहा है। उसके बाद 18 से डिवाइड करेंगे तो 16 आना चाहिए, 18 × 3 = 54, 16 आ गया। मतलब इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बाकी 3 ऑप्शन में रॉन्ग हो गया, तो चौथा ऑप्शन हमेशा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। कितनी जनसंख्या शिक्षित है? 62% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, और शहर में अशिक्षित लोगों मतलब अनपढ़ लोगों की संख्या इतनी दी हुई है। तो शिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी? और ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए, यही सवाल दिया हुआ है। अब कोई भी शहर में जनसंख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। बोला है कि 100% में से पढ़े लिखे कितने हैं? 62%। ये टिक मतलब पढ़े लिखे, तो अनपढ़ लोग कितने हो जाएंगे? अनपढ़ लोग कितने हो जाएंगे? 38%। जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो कितने हैं? 38%। और वही शिक्षित लोग 62% और अशिक्षित लोग 38%। बोला है शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है। अशिक्षित लोग कितने हैं? 38%। और इसी 38% का वैल्यू कितना दे रखा है? 24,567। तो पूछा है कि शिक्षित लोगों की संख्या मतलब 62% की वैल्यू पूछा है, 62% की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 24,567 बटे 38। और 62% की वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि शिक्षित लोग कितना है? 62। तो 62% के निकालने के लिए दोनों तरफ 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वही हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, इसको काटिए 19 से, 19 से कम 19 बच गया 5, 19 दूनी 38 बच गया 17, 19 नवा 171, 19 नवा 171, 19 तिया 57, और कटेगा 31 से, 2 से 31 बार में कितना आ गया? 1293 इंटू 31, ये आ गया 31। तो आंसर क्या आ जाएगा? गुना कीजिए, 31 तिया 93 का 3, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 3 होना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो, बच गया ये दोनों में 3 आ रहा है लास्ट में, तो चेक करना पड़ेगा। 31 तिया 93 का 3, हाथ में 9, और 31 नवा हो जाएगा, 31 नवा कितना हो जाएगा? 279। 279 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 288, 288, और कैरी आ जाएगा 28। मतलब जो भी आएगा लास्ट में आ जाएगा 83, लास्ट में क्या आ जाएगा? 83, और 83 वाला ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा गुना कीजिएगा तो आप अपना समय खराब कीजिएगा। तो 83 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है? यदि आयत की लंबाई जो है वो 15% बढ़ गई और चौड़ाई 20% घट गई, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब आयत के क्षेत्रफल में कितना चेंज हुआ वो हमको निकालना है, क्योंकि चेंज तो होगा, लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई घट रही है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर आएगा। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको पता हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यही होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखिए लंबाई जो है यहाँ भी L लिखते हैं, और ये L न्यू, और ये ब्रेड्थ है, और नया ब्रेड्थ, यही आया होगा, ब्रेड्थ न्यू मतलब कि नया चौड़ाई। ठीक है, देखिए लंबाई 15% बढ़ गई, मतलब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/20, 3/20। मतलब पहले लंबाई 20 था, तो 20 से 3 बढ़ा, 20 का 15% 3 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगा। यही होगा लंबाई कितना हो गया? 20 से 23।
अब बोल रहा है कि चौड़ाई 20% कमी हुई, 20% तक घट गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू -1/5 घट रहा है तो माइनस लेंगे। तो 5 से कम होके कितना हो गया, 5 में 1 कम हो गया, 5 का 20% 1, तो 5 से 1 कम होके कितना हो गया, 4 हो गया। वही हो गया, चौड़ाई कितना 5 था लेकिन 20% कम हो गया, 5 का 20% 1 होता है, 5 से कम होके 4, तो इसी रेशियो में एरिया आ गया होगा। पहले कितना था, 20 बचे 100, और अब कितना है 23 चौके 92, तो कितने परसेंट की कमी आई है, पहले 100 था और अब 92, मतलब कि 8 की कमी आई है, और बटे 100 इंटू 100%, 8 की कमी आई है, तो कितना आ जाएगा 8% कमी, 8% कमी, क्योंकि देखिए 100 से कम हो रहा है तो 8% कमी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि 8% कमी हो गया क्षेत्रफल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी को 25% के लाभ पर 300 में माल बेचता है। ए कोई सामान बी को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, और बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है, 10% की हानि पर सी को बेचता है। तो पूछा सी का क्रय मूल्य, सी जितने में खरीदा वो सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, मतलब सी का कॉस्ट प्राइस ए के कॉस्ट प्राइस के का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा सभी का, तभी तो पता चलेगा। ए का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा और सी का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे कि सी का कॉस्ट प्राइस जो है वो ए के कॉस्ट प्राइस का कितना प्रतिशत है। तो देखिए बी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 300, है ना, ए बी को 25% के लाभ पर 300 में माल बेचता है, मतलब बी कितने में खरीद रहा है 300 में, और 300 में कौन बेच रहा है, ए बेच रहा है, जिससे ए को 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब ए अगर 4 में खरीदा होगा तो बी को कितना में बेचा होगा 5 में, ए अगर 4 में खरीदा होगा तो बी को 5 में बेचा होगा। 5 का वैल्यू कितना है 60 गुना है, 60 गुना है, तो 4 का वैल्यू भी 60 गुना, मतलब ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 240, 60 गुना इसका भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 40, यहाँ तक इसका बात खत्म हो गया, इसका बस इतना ही यूज था फर्स्ट लाइन का। अब क्या बोलता है, बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। बी जो है वो सी को 10% की हानि पर बेचता है, तो 300 का 10% कितना होता है 30 होता है, 300 का 10% 30 होता है, 300 का 10% 30, यानी 30 के लॉस पर बेचेगा तो सी कितने में खरीदा होगा 270 रुपये में। अब ए का भी कॉस्ट प्राइस आ गया, सी का भी कॉस्ट प्राइस आ गया, तो पूछा सी का कॉस्ट प्राइस ए के कॉस्ट प्राइस का कितना प्रतिशत है। तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना है 270 और ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 240, इतना ही है, इंटू 100%, ठीक है। अब सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, 1 0 से 1 0, 3 8 24, 3 9 27, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, 25 9 225 बटे 2%, मतलब कि 112.5%, 112.5%। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो यही टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी तरह आगे करते हुए 8 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने कि यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 2:3 तथा सी रेशियो डी बराबर 2:3, तो बी रेशियो डी का अनुपात क्या होगा, बी रेशियो डी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालेंगे, तभी तो बी रेशियो डी निकाल पाएंगे, डायरेक्ट तो आने वाला है नहीं। आप लोग सीखे होंगे जब आप लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे, अभी तो आप लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इसको फास्ट करना सीखना होगा, तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे।
तो देखिए A/B क्या दिया हुआ है 2/3, B/C क्या दिया हुआ है 2/3 और C/D क्या दिया हुआ है 2/3, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, जहां भी खाली स्थान है वहां भरते थे। यहाँ 3 पर इंड हो रहा है तो इसके आगे भी 3, यहाँ 3 पर इंड हो रहा है तो इसके आगे भी 3। यहाँ देखिए यहाँ 2 से चालू हो रहा है तो इसके आगे भी 2, यहाँ भी 2 से चालू हो रहा है तो 2, इसके भी आगे 2, सभी बॉक्स भरा गया। अब हमको क्या करना है B/D, तो हम लोग ये सब पर फोकस ना करके सिर्फ B और D पर फोकस कर लेते हैं। क्या आ रहा है B और D, 3 दूनी 6 दूनी 12, रेशियो 3 तिया 9 तिया 27 और काटेंगे तो 3 चौके 12 रेशियो 9, 4/9 मतलब 4/9 हमारा आंसर सही। जो पूछा है उसी पर फोकस। हम C क्यों कैलकुलेट करें जब पूछा ही नहीं, A क्यों कैलकुलेट करें जब पूछा ही नहीं, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट है। और B/D क्या आ गया 4/9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपको घबराना नहीं है, लगातार इन मॉक टेस्ट को देख के जाना। एग्ज़ाम देने से पहले आपको निश्चय ही इसी टाइप के सवाल आपको एग्ज़ाम में दिखने को मिलेंगे। तो जैसे आप इस प्रकार के सवाल करके गए रहेंगे तो आपको वहाँ एग्ज़ाम में थोड़ा प्रेशर नहीं बनेगा, आप इस टाइप के सवाल को जल्दी से कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार ये सवाल कर चुके हैं। तो जितने भी मॉक टेस्ट मैं अपलोड करूँगा उनको आपको देखना है और वो सारे क्वेश्चन को माइंड में रखना है। इसी टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, CGL के एग्ज़ाम में, झारखंड CGL के एग्ज़ाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A और B क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश करके एक साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते। मतलब A और B 2 बंदे मिले और बिजनेस शुरू किए। ये लगाया 12,000 रुपये और B लगाया 6,000 रुपये। 8 माह के बाद, मतलब A और B चालू कर दिया, उसके बाद 8 महीने बीत गए, उसके बाद 15,000 के पूंजी के साथ C भी बिजनेस में जुड़ जाता है। मतलब 8 महीने के बाद C एक तीसरा बंदा आया और कहा क्या हमको भी बिजनेस में शामिल कर लो और मैं 15,000 रुपये के साथ शामिल होना चाहता हूँ। C कितने लेट से आया, 8 महीने बाद। अब 2 वर्ष के बाद, मतलब बिजनेस शुरू हुए कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए। उसके बाद लाभ हुआ 33,600। तो 33,600 में C का लाभ कितना होगा। तो देखिए लाभ जो होता है, प्रॉफिट जो होता है वो किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट मतलब कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू टाइम और कितने समय के लिए कर रहे हैं। प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा तो इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना पैसा आप लगा रहे हैं और कितने समय के लिए लगा रहे हैं, इसी का प्रोडक्ट ही हमारा प्रॉफिट होता है। तो A का देखेंगे, उसके बाद B का देखेंगे, उसके बाद C का देखेंगे कि C कितने इन्वेस्ट कर रहा है और कितने टाइम के लिए कर रहा है, B कितना इन्वेस्ट कर रहा है और B कितने टाइम के लिए कर रहा है। देखिए A कितना इन्वेस्ट कर रहा है 12,000 और कितने समय के लिए, सबसे पहले कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ये 6,000 इन्वेस्ट कर रहा है और ये कितना कर रहा है C 15,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो है वो बिजनेस के शुरुआत में आया था और 2 वर्षों तक बिजनेस चला है। तो ये कितना मंथ तक रहा है, 24 मंथ तक। रेशियो B भी शुरू में आया था, 6,000 निवेश किया और बिजनेस 2 साल तक चला है और B भी 2 साल तक निवेश किया, मतलब ये भी 24 मंथ। अब देखिए बिजनेस शुरू होने के 8 महीना बाद C आया। C कितने महीने बाद आया, 8 महीना बाद। बिजनेस चला है 24 महीना और C 8 महीना बाद आया, मतलब C का पैसा 16 महीना तक रहा होगा। 16 ही महीना तक ना C अपना टाइम दिया होगा पैसे के लिए। तो देखिए अब रेशियो ले लेंगे, 3 0 से 3 0 सभी जगह से कट जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 4
चौके 16, 4 3 चौके 3 पचे 15, 12 यहाँ से भी काट लिए। और किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 4 छक्के 24। मतलब प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? ए बी सी का 6:3:5, 6:3:5। मतलब ए का प्रॉफिट 6 है, बी का प्रॉफिट 3 है और सी का प्रॉफिट 5 है। ये का है, ये बी का है और ये सी का है। पूछा सी का लाभ, सी का लाभ कितना हो जाएगा? सी का लाभ, सी का लाभ, सी का लाभ कितना है? 5 यूनिट। कितना में से? 6 3 9 5 14, 14 में से 5 यूनिट किसका है? सी का। और इतना ही भाग है सी का। 5 सी लिया है कितना में से? में 14 में से में। और टोटल कितना दिया हुआ है? 33,600। इतना ही पार्ट है। इसका कितना पार्ट? 5/14 पार्ट। तो 14 से काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 0। तो क्या आ जाएगा? 24 पचे 120 और 2 0। मतलब सी का प्रॉफिट कितना है? 12,000। ऑप्शन नंबर सी। तो प्रॉफिट हमेशा होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट, है ना। जितना पैसा आप लगाएंगे और जितने समय के लिए लगाएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 से इजी सवाल बन ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही इजी सवाल है, ये सभी को आता होगा। बोल रहा है पी और क्यू एक कार्य को 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू एक कार्य को पी 12 दिन में और क्यू 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? यदि वो दोनों इकट्ठे यानी मिल जाए और कार्य करने लगे तो कितने दिनों में कार्य को वो दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो यहाँ से P 12 दिन ले रहा है और Q 16 दिन। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? ये दोनों का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? टोटल वर्क 48। यहाँ से P का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? कार्य क्षमता बच्चों के 48 और Q का 48। मतलब एक दिन में Q 4 यूनिट काम करता है और P 4 यूनिट और Q 3 यूनिट और टोटल वर्क कितना है? 48 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 48 यूनिट, ठीक है ना। तभी तो एक दिन में P 4 यूनिट करेगा तो 12 दिन में बच्चों के 48 यूनिट काम कर देगा और एक दिन में Q 3 यूनिट तो 16 दिन में 48 यूनिट काम कर देगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब पूछा है कि ये दोनों मिलकर कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? टोटल वर्क है 48 और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम? 7 काम। तो 48/7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। टोटल वर्क 48 है और ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में 7 काम करेंगे। तो एक दिन में 7 काम तो कितना दिन लगेगा? 48/7। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 11 क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए एक काम को 12 दिन और बी 16 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ये छोड़ देता है। दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ में काम किए और ये छोड़ दिया तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब 3 दिन दोनों किया, उसके बाद कुछ काम बचा रहा होगा, उस बचे हुए काम को बी कितने दिनों में पूरा किया होगा? देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में, मतलब ये 12 दिन और बी 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा? ये दोनों का एलसीएम लेना है। 12 और 16 का एलसीएम 48। मतलब इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? बच्चों का 48 और इसका एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी 16/48। दोनों का एफिशिएंसी आ गया। कार्य क्षमता अब देखिए बोला है कि दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ काम करते हैं।
एक दिन में ये 4 यूनिट काम करता है और बी 3 यूनिट। तो ए और बी एक दिन में, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम, 7 यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट। तो 3 दिन तक 7 काम किए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 दिन तक। ए और बी 3 दिन में 21 यूनिट काम कर देंगे, 21 यूनिट। मतलब 3 दिनों में कितना काम हो गया, 21 यूनिट काम हो गया। तो बचा काम कितना, 27 यूनिट काम अभी भी बचा है, और ये छोड़ देता है। 27 यूनिट काम बचा है और ये छोड़ दिया, तो अब ये 27 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी कितना एफिशिएंसी से करेगा, 3 एफिशिएंसी से। मतलब कि 27 काम को 3 एफिशिएंसी में से करने में कितना दिन लगेगा, 9 तिया 27, 9 डेज। कितना डेज, 9 डेज। बचा हुआ काम बी कितने दिनों में निपटा देगा, 9 दिन में, क्योंकि बी एक दिन में 3 काम करता है। तो 27 दिन में कितना, 27 यूनिट काम करने में 27/3 बराबर 9 डेज। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। मतलब 10% पानी है, एक 16 लीटर का दूध है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 10% पानी है। 10% मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। मतलब कि 10 मिक्सचर है तो एक पानी है और 9 दूध है, यही बोला है। जबकि मिश्रण कितना है, 16 लीटर, 16 लीटर मतलब 10 यूनिट का वैल्यू, टोटल 10 यूनिट है, 10 यूनिट का वैल्यू 16 लीटर, 16 लीटर मतलब 1.6 गुना। तो वाटर कितना आ जाएगा, 1.6 लीटर, और ये कितना आ जाएगा, 16 नवा 1.6 नवा 14.4 लीटर, यही आ गया है ना। 10% पानी है, 16 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें 10% पानी है और 90% मिल्क है। उसको इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में मिला किसको रहे हैं, पानी मिला रहे हैं पानी, कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मतलब 5 अगर टोटल मिक्सचर है तो उसमें 1 पानी, तो 5 अगर टोटल मिक्सचर है तो 4 कितना बचेगा, मिल्क बचेगा 4, है ना, मिल्क 4। तो देखिए यहाँ पानी ऐड कर रहे हैं, मिल्क तो वैसा का वैसा ही है। कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, मिल्क तो नहीं ऐड करें। मिल्क 14.4 लीटर का उतना ही रहेगा। मतलब 4 का वैल्यू कितना रहेगा, 14.4, क्योंकि हम लोग मिल्क ऐड नहीं कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो 14.4 है, कितने गुना है, 3.6 गुना, 3.6 गुना। तो 1 यूनिट का भी वैल्यू 3.6 आ जाएगा, कितना, 3.6 लीटर। अब देखिए वाटर था पहले 1.6 लीटर और हो गया 3.6 लीटर, तो कितना मिलाए हैं, 2 लीटर। कितना मिलाए हैं, 2 लीटर। तो पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना लीटर वाटर मिलाना पड़ेगा, पानी 2 लीटर। तो ऑप्शन 2 लीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। एक नल जो है वो 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और एक रिसाव 60 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। एक नल 20 मिनट में टैंक को भर सकता है और एक रिसाव नल है जो 60 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। तो टैंक कितने देर में भर जाएगा, मतलब दोनों को एक साथ चालू कर दे तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। हाँ, टैंक कितने देर में भर जाएगा, दोनों को एक साथ चालू करने पर टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो देखिए एक है भरने वाला को नाम देते हैं फिलिंग पाइप F और खाली करने वाला को लीकेज पाइप मतलब L। तो देखिए फिलिंग पाइप है वो
एक टैंक को कितने मिनट में भर सकता है? 20 मिनट में। कितने मिनट में? 20 मिनट में। और लीकेज पाइप है वो एक टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकता है? लीकेज पाइप मतलब माइनस, ये 60 मिनट में। ठीक है, यहाँ से टैंक की टोटल कैपेसिटी निकाले तो 20 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? टोटल कैपेसिटी 60 आ गया। मतलब फिलिंग पाइप का एफिशिएंसी 3 है, 3 यूनिट, और लीकेज पाइप का एफिशिएंसी -1 यूनिट। ठीक है, -1 यूनिट है ना। तो देखिए अगर फिलिंग पाइप 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है और लीकेज पाइप 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करता है, तो दोनों को जब एक साथ चालू करेंगे तो ये भरेगा 3 और ये खाली करेगा 1। मतलब फिलिंग और लीकेज 1 मिनट में, फिलिंग और लीकेज को एक साथ मिलाएंगे तो 1 मिनट में केवल 2 यूनिट ही भर पाएगा, क्योंकि ये भरेगा 3 और ये 1 यूनिट खाली कर देगा, तो 2 यूनिट ही भर पाएगा, 2 यूनिट ही भर पाएगा, 2 यूनिट। और जबकि हमको भरना कितना है? 60 यूनिट। भरना कितना है? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट भरने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। तो 60 यूनिट भर गया इधर, और इधर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 30 से, तो 30 मिनट। कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट। मतलब फिलिंग और लीकेज मिलके 30 मिनट में 60 यूनिट भर देगा, और 60 ही यूनिट भरना है। मतलब दोनों मिलके कितने देर में भरेगा? 30 मिनट में। तो 30 मिनट ही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो मिनट लिखे हैं ये सब लिखना नहीं है, ये सब कम लिखना है ना। लिखने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, किसी राशि पर 10 वर्ष के बाद का साधारण ब्याज 600 रुपये होगा यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया गया। 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? देखिए मूलधन 5 वर्ष के बाद बढ़ जा रहा है, मूलधन 5 वर्ष के बाद बढ़ जा रहा है, मतलब ब्याज भी 600 रुपये से बढ़ के मिलेगा। मतलब ये 2 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 300 और 600 होगा ही नहीं, 2 ऑप्शन कट गया। अब बच गया हमारे सामने 2 ऑप्शन, 900 और 1200। इन्हीं दोनों में हमको बताना है। देखिए 10 ईयर में ब्याज मिल रहा है, 10 ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है? 600 रुपये। 600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10 साल में 600, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 ईयर में 60 रुपये मिलेगा, 60 रुपये। अब देखिए बोला है कि 5 वर्ष के बाद मूलधन 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। मतलब 5 साल तक तो ठीक ही मिला, 5 साल तक तो 60 रुपये करके 300 रुपये मिल जाएगा। 5 साल 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा 300 रुपये। 5 ईयर में कितना मिला होगा? 300 रुपये। ठीक है, लेकिन बोला 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज, लेकिन 5 साल के बाद मूलधन जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो मूलधन 3 गुना बढ़ गया, मतलब P से 3P हो गया, मूलधन 3 गुना बढ़ गया। तो ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी 3P गुना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी 3P गुना। मतलब 1 साल में 60 रुपये ब्याज मिल रहा था, किस मूलधन पर? P मूलधन पर। तो मूलधन हो गया 3P, तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। मतलब 1 ईयर का न्यू ब्याज, 1 ईयर का न्यू ब्याज कितना हो जाएगा? 3 गुना इसका 180 रुपये। कितना? 180 रुपये। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद मूलधन 3 गुना बढ़ जा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 3 गुना बढ़ जाएगा। 1 साल का ब्याज अब कितना मिलने लगेगा? 180 रुपये। तो 5 साल का ब्याज, 5 वर्ष के बाद कितना ब्याज हो जाएगा? 180 पचे 900 रुपये, 18 पचे 90। मतलब शुरू के 5 सालों में 300 मिलेगा, और अंतिम के 5 सालों में जब मूलधन 3 गुना बढ़ गया है तो 900 ब्याज मिलेगा। तो कितना टोटल ब्याज मिल गया 10 साल में? 1200 रुपये। टोटल कितना ब्याज मिल गया? 1200 रुपये। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1200।
क्योंकि मूलधन जो है वो 5 साल के बाद 3 गुना बढ़ गया है, इसीलिए ब्याज भी 3 गुना, 60 ना मिलके 60 का 3 गुना 180 मिलने लगेगा, क्योंकि मूलधन जितना बढ़ेगा उतना ब्याज भी बढ़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का। बोलता है 2000 रुपये पर 40% की दर से, 40% की दर से मतलब कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5, 2/5 की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करें। मतलब तीसरे वर्ष का ब्याज का राशि क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 से 7, 5 से 7 यही हो जाएगा। मतलब एक वर्ष में 5 था तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, 7। अगर प्रिंसिपल 5 था तो 7, मतलब प्रिंसिपल देखिए 2000 है, 2000 प्रिंसिपल दिया हुआ है। ये एक वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 7/5 गुना। एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 7/5। दूसरे वर्ष के बाद फिर 7/5। अब ये 2 वर्षों के बाद प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 2 वर्षों के बाद अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इतना हो जाएगा। 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन इतना। और यही जो है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल, तो इसी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बन गया तीसरे साल के लिए, मूलधन बन गया। और इसी मूलधन पर मेरा ब्याज लगेगा 40%, इसी मूलधन पर 40%, मतलब कि 2/5 इसी मूलधन पर लगेगा, है ना। आप कहोगे ठीक है। अब देखिए यही मेरा ब्याज आ जाएगा, ये मेरा मूलधन हो गया। 2 सालों के बाद जो अमाउंट है वो मेरा मूलधन हो गया, और इसी पर तीसरा साल का ब्याज लग जाएगा 2/5, 40% लग जाएगा। काटिए 125 8 हज़ार, तो 8 दूनी 16 इंटू 49 दूनी 98, 7 7 49 दूनी 98, क्या आ जाएगा, 16 8 128, 16 8 128, 16 9 144 और 12 156, 156 28, यहाँ 8 होगा, 156 68, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ सिर्फ ये फोकस करना कि 2 साल के बाद का प्रिंसिपल निकाल लेना है ना। 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा वही हमारे तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा, है ना। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर। इसका आधार, इसका जो आधार मतलब बेस है वो समान भुजाओं का 6/5 गुना है। इसका जो बेस है वो समान भुजाओं का 6/5 गुना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज दिया है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है जिसके 2 भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर दिया हुआ है। अब बोला है कि इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या है, 32 सेंटीमीटर। अब बोला इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। अब देखिए बटे 5 करना है, तो समान भुजाओं को हम लोग 5 यूनिट मान लेते हैं कि 5 यूनिट है। कि समान भुजाएं कितना है, 5 यूनिट है। तो असमान भुजा क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, इस 5 का 6/5, इसका 6/5 कितना आता है, 6। मतलब इसका आधार क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वही बोला है ना क्वेश्चन में कि इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। तो समान भुजा 5 है तो 5 का 6/5 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से आगे सारे भुजा का मान यूनिट में आया है। यूनिट में हम लोग मान लिए कि
समान भुजाएं 5 5 हैं और आधार 6 है। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में जहाँ दो समान भुजाएं के शीर्ष मिलते हैं वहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाले तीसरी असमान भुजा पर तो वो बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये भाग और ये भाग बराबर होगी। मतलब ये 3 यूनिट है तो ये भी कितना यूनिट 3 यूनिट, तभी तो 3 3 6 यूनिट होगा। ये यूनिट में बातें चल रही हैं, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं है। अब आप लोग देखिए ये ट्राइंगल को यहाँ ये 3 है, ये साइड 5 यूनिट है तो पाइथागोरस से ये साइड 4 आएगा, पाइथागोरस से ये साइड 4 आ जाएगा। क्योंकि देखिए वो साइड क्या आ जाएगा, ये AD 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 16 का वैल्यू 4 और 3 4 5। आप ट्रिपलेट भी पढ़े हैं, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो कर्ण 5 है, बेस 3 है तो हाइट 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बोला है कि इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। अब जोड़ के देखिए इसका परिमाप कितना आ रहा है। ये ट्रायंगल ABC का 6 यूनिट 5 यूनिट 11 यूनिट 11 5 16 यूनिट 16 यूनिट का वैल्यू जो गोल घेरा में लिख रहे हैं वो यूनिट है। 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर मतलब 2 गुना है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू ये भी 2 गुना मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ये 6 यूनिट का ये 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर और ये 4 यूनिट का 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ गया। इतना ही का ज़रूरत था क्योंकि आधार भी मिल गया और उस पर हाइट भी मिल गया, बेस भी मिल गया और उस पर हाइट भी मिल गया। तो त्रिभुज कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मेरा क्या है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा 2 छक्के 12 6 अठे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण, एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है। मतलब एक भुजा भी 16 सेंटीमीटर है और 2 में से एक विकर्ण भी क्या है 16 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समचतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए कि समचतुर्भुज में आखिर क्या क्या होता है। ये हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसके चारों भुजा बराबर हो। मतलब ये भुजा भी ये है तो ये भी भुजा ये और ये भी भुजा ये और ये भी भुजा ये। और समचतुर्भुज में जो होता है वो डायगोनल जो होता है, डायगोनल ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं और आधा आधा भागों में बांटते हैं भी है ना। मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों जहां मिलेंगे वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा और दोनों बराबर बराबर भागों में बटेंगे भी। जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए ये D1 है, ये पूरा D1 है, ये पूरा D1 है और ये पूरा D2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये D2/2 और ये क्या हो जाएगा D1/2, यही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एरिया निकालें, अगर निकालने बैठे समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का एरिया जो आ जाएगा, एरिया क्षेत्रफल वो D1 × D2/2, D1 × D2/2। अगर हमको D1 और D2 का मान पता चल गया तो एरिया भी आ जाएगा D1 × D2/2। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है।
अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं जिसकी एक भुजा और दो में से एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ये एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा तो 16 सेंटीमीटर होता ही है, बराबर होता है समचतुर्भुज का। एक भुजा 16 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण, दो में से एक विकर्ण का मान 16 है। अब देखिए दोनों विकर्ण यहाँ 90 डिग्री पर काट रहे हैं कि नहीं। अब देखिए बोला दो में से प्रत्येक विकर्ण 16 है, मतलब एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है। तो ये विकर्ण मान लीजिए ये जो है, ये जो ब्लैक से हम कर रहे हैं, ये 16 सेंटीमीटर है, ये विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो जब दोनों डायगोनल को मिलाएंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, ये 8 है, ये 16 है, तो ये आ जाएगा 8 और √3, 8√3। क्योंकि देखिए यहाँ भी 8 × 2 है, ये है 8 × 1। इस ट्रायंगल में, ये छोटा वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाए हैं। तो देखिए इस छोटा वाला ट्रायंगल में, ठीक है, ये 8 है, 8 × 1 है, ये 8 × 2 है, तो यहाँ 8 तो आएगा ही आएगा, और 1 और 2 पर पाइथागोरस लगा लेंगे, मतलब कि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3। तो वही 2 और 1 और 2 पर पाइथागोरस लगा लिए। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो यहाँ भी 8 आएगा ही। ये 8√3 आया, तो ये क्या आ जाएगा, 8√3, क्योंकि डायगोनल बराबर बराबर में बढ़ता है, बराबर बराबर में है ना। तो 8√3 मतलब एक D1 क्या आ गया, D1 आ गया 16, 8 और 8 16, और D2 क्या आ गया 8√3 और 8√3 16√3। अब एरिया अगर निकाले, एरिया वही बोला क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, D1 का मान क्या है, D1 × D2/2, 16 × 16√3/2। तो 2 से काटेंगे तो 8 बार, मतलब 16 × 8 128√3, 128√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 128√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन कहीं जाके आपको सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि x + 1/x = 3 दिया हुआ है, तो x³ + 1/x³ x² + 1/x² का मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो जब भी ये क्वेश्चन के लिए रूल तो आपको पता ही होगा कि अगर x + 1/x के दिया रहे तो x³ + 1/x³ जो होता है वो k³ - 3k होता है, और x² + 1/x² जो होता है वो k² - 2 होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले से, अभी नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ क्या निकालना है, x³ + 1/x³ क्या आ जाएगा, k³ - 3k, मतलब 3³ - 3k, 3 × k की जगह क्या है 3 है, k की जगह अब मेरा क्या है 3 है ना, वही चीज़ है। और x² + 1/x² क्या आ जाएगा, k² - 2, मतलब 3² - 2। तो इसको सॉल्व करना है, सिर्फ हमारा आ जाएगा आंसर डायरेक्ट, k³ 27 - 9 18, और 9 - 2 7, 9 - 2 7, तो 18/7 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 आएगा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि क्या है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, मतलब
ये वृत्त की परिधि, परिधि दिया हुआ है, परिधि मतलब कि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर परिधि। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आर का मान पता होना चाहिए, है ना। तो आर कहाँ से निकल के आएगा, जो परिधि दिया हुआ उससे। तो 2 पाई आर दिया हुआ है 132, 132 पाई का मान होता है 22/7। ये चीज़ आप पढ़े होंगे 22/7। 22 छके 132, 2 तिया 6, तो आर का मान क्या आ जाएगा 7 तिया 21। ठीक है, अब यही आर का मान यहाँ रख देंगे, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर का 22/7, क्षेत्रफल का वैल्यू पाई आर स्क्वायर बटे 22/7 इंटू 21 है ना। आर का मान 21 आया, 7 तिया 21, 21 तिया 63 इंटू 22, तो क्या आ जाएगा 22 तिया 66 और 22 छके 132 और 6 138, मतलब 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इस सर्कल का एरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी प्रश्न होगा आज की क्लास का। बोला है 20 नंबर क्वेश्चन कि एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा, ये पूछा है। देखिए अष्टभुज क्या होता है, कैसे बनता है अष्टभुज, ऐसे बनेगा, ये हो गया हमारे सामने अष्टभुज, जिसमें कितने साइड हैं 8 साइड है, 8 साइड है। तो इसका ए एंगल जो बाहर की तरफ जा रहा है वो एंगल हो गया बाह्य कोण, मतलब एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। ये क्या होगा ई क्या हो गया बाह्य कोण, बाह्य कोण। और ये हो गया अंदर की तरफ जो बन रहा है वो आई, मतलब आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण। और वही आपसे पूछा है कि एक सामान्य अष्टभुज के आंतरिक कोण का माप क्या होगा। तो देखिए कोई भी फिगर है उसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर मतलब आई प्लस ई का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, हमेशा 180 डिग्री। तो मतलब ई अगर हमको पता चल गया तो आई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, या तो फिर ऐसे कहे कि आई अगर पता चल गया तो ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे एन, है ना, 360 डिग्री बटे एन। और एन क्या होता है, एन होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। तो एन यहाँ अष्टभुज में कितने साइड होते हैं 8 साइड होते हैं, तो वहाँ से हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 360 डिग्री बटे 8, 360 डिग्री बटे 8। तो 8 चौके 32 बच गया 4, 8 पचे 40, 8 चौके 32, 8 बचे 40, मतलब कितना आ गया एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री। तो इंटीरियर मतलब आंतरिक पूछा है, तो इंटीरियर का वैल्यू कितना आ जाएगा, रख देंगे एक्सटीरियर की जगह 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये 45 डिग्री जब उधर जाके घटेगा 180 माइनस 45 हो जाएगा उधर जाके, तो क्या आ जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री। मतलब अष्टभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होता है 135 डिग्री। तो अष्टभुज ये होता है, कोई भी पॉलीगन में, कोई भी बहुभुज में ये कंडीशन और ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये दोनों हमेशा यूज होगा ही होगा। कभी भी आपको इंटीरियर एंगल निकालना हो आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण सबसे पहले नहीं निकालिए, सबसे पहले आप बाह्य कोण निकालिए। बाह्य कोण निकल गया तो आंतरिक कोण
180 डिग्री में से घटा के निकाल लीजिएगा, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो होगा वो तुरंत ही आएगा। आप लगातार इस मॉक टेस्ट को लगाते रहें और एग्ज़ाम में अपना स्कोर आप इससे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।